हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के न्यू अपडेट्स के बारे में। एग्जाम होने वाला है तो सभी को पता था, सभी लोग कब से वेट कर रहे थे कि न्यू एग्जाम कैसे होगा, क्या करना होगा। रूल्स नहीं आए हैं और डेट नहीं आए हैं। कुछ लोग तो एकदम फ्री होके भी बैठ गए थे कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज का एकदम स्लो 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 प्रोसेस चल रहा है, इसका भी बहुत स्लो ही चलेगा, आराम से देखा जाएगा। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीएचयू तो सुपर फास्ट निकला। वो बाकी यूनिवर्सिटी से भी पहले और जल्दी अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने पे लगा है। कुछ दिन पहले आई थी करेक्शन विंडो, ओपन हुई थी, वो भी 24 आवर्स में। जिसने देख लिया, जिसने नहीं देखा वो तो भाई गॉड विल हेल्प यू। ओके, सो यहाँ बात कर रहे हैं हम रूल्स के बारे में। ओके, अभी एग्जाम की भी अपडेट आ गई है, डेट भी आ गया है एंड पूरे रूल्स भी आ गए हैं। तो हम इन न्यू रूल्स को अपने तरीके से एनालाइज करेंगे एंड बहुत सी चीजें प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें इसके लिए एक स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, उस बारे में भी बात करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये हम BHU ऑनलाइन की वेबसाइट में हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके BHU PhD 2023-2024 फॉर द रेड एग्जम्प्टेड कैटेगरी 2023 कैंडिडेट्स रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। आपका जो टेस्ट होने वाला था उसका नाम है रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, विल बी हेल्ड ऑन 14th जनवरी। डेट ये है आपकी। ओके, रूल्स भी पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। वेट वेट वेट, सो ये कहाँ पर होगा? BHU कैंपस वाराणसी, यहाँ पर होगा। ठीक है, प्लीज डेट एंड जगह याद रख लीजिए। जिनको बाहर से आना है प्लीज अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, रिसर्च एबिलिटी टेस्ट की कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख ली है। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट फॉर रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले ये पूरे टोटल 50 मार्क्स का होगा एंड इट विल बी फॉर 1 आवर। 1 आवर ड्यूरेशन का होगा। ओके, 1 आवर ड्यूरेशन। कितने कंपोनेंट्स होंगे इसमें? 5 कंपोनेंट्स होंगे एंड हर एक कंपोनेंट के लिए 10 मार्क्स। ये क्लियरली दे दिया यहाँ पे। इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आ जाएगा एक कंपोनेंट में। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर गैप second component. Third component, aim, objective, research question, hypothesis. Third component. Fourth, methodology and sources of data. Fifth, ethical consideration, implications, justification, relevance of the study. ये थे 5 component and each component consists of 10 marks. Candidate has to write research proposal on a topic related to main discipline. आप किसी भी टॉपिक में लिखिए। टॉपिक आपकी मर्जी, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में होता है कि हम अपना टॉपिक लेके जाते हैं। आई डोंट नो क्यों कुछ जगह पे, कुछ चैनल्स में ऐसा था, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि आपको कैसे होगा, वो लोग टॉपिक देंगे ऐसा वैसा। बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है। सभी यूनिवर्सिटीज में जब भी हम एडमिशन देने जाते हैं, खुद ही हम लोग अपना टॉपिक लेके जाते हैं कि हमें इसमें करना है। आप अपना टॉपिक दोगे, फिर उस टॉपिक में हम रिसर्च प्रपोजल ऑन द स्पॉट बना के देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आई डोंट नो व्हाई दिस कंफ्यूजन वाज क्रिएटेड। मेरे लिए हमेशा से, स्टार्टिंग से ही मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल वहां पे आपको लिखना है। अब बच्चों के मन में जो डाउट है, तो फिर कैसे हम लोगों का सिलेक्शन होगा, हमारा असेस कैसे होगा, यस, उस बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। हम डिस्कस जरूर करेंगे कि किस बेसिस में फिर आपका सिलेक्शन होगा, रिसर्च प्रपोजल कैसे असेस किया जाएगा। ओके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जिस जिस डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिस फील्ड में आपकी है, उसी से रिलेटेड आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। Candidates are required to give a title of the research proposal and देखिए clearly mention किया, it should be contemporary as per the contemporary guidelines and it should, which means that it should be a contemporary title. अगर आपका टाइटल कंटेम्प्रेरी नहीं है तो वो लोग टाइटल देख के ही रिजेक्ट कर देंगे। खैर, ऐसी और भी स्ट्रेटजीज हैं जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे, तो ये तो मैंने अभी अभी ही बता दिया, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा।
कंटेम्प्रेरी, अब कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कंटेम्प्रेरी रिसर्च टाइटल? व्हाट इज अ कंटेम्प्रेरी रिसर्च टॉपिक? क्या होता है ये कंटेम्प्रेरी? कंटेम्प्रेरी मीन्स ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग रिसर्च टाइटल। टाइटल आजकल की जो लैंग्वेज है, रिसर्च लैंग्वेज जो न्यू चल रही है, एंड टॉपिक भी रिसेंट ट्रेंड से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे कोई सिंपल सा टॉपिक नहीं होना चाहिए। आप शोध गंगा उठा के देखिए, वो रिसर्च के टाइटल देखिए जो इस साल पब्लिश हुए हैं, पिछले 1-2 साल पब्लिश हुए हैं, एंड 2014, 15, 11 के टाइटल उठा के देखिए, उसी में आपको पता लग जाएगा कि पहले कितने सिंपल से टाइटल होते थे, एंड आजकल टाइटल की लैंग्वेज ही एक अलग तरीके की है। सो आपका टाइटल कैसा है, इट मैटर्स अ लॉट। देखिए इतना कि उसके लिए एक अलग पॉइंट ही उन्होंने दे दिया। देयर इज नो एक्सप्लिसिट वर्ड लिमिट फॉर द रिसर्च प्रपोजल। कोई वर्ड लिमिट नहीं है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है। बट 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 क्या है, क्या लिखा है? राइटिंग should however be limited to the space provided for each component। देखिए आंसर शीट आपको मिलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आंसर शीट जैसे आपके बैचलर्स और मास्टर्स में होता था कि आपको आंसर शीट दे दी जाती थी, साइड में होता था क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट अलग, और आप अपनी मर्जी से ऐसे की तरह जितना चाहो लिखते थे, और जिस हेडिंग में जितना ज्यादा लिखना है, जिसमें कम लिखना है, अपनी मर्जी से आप लिख देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको? आंसर शीट जैसे छोटे बच्चों को नहीं मिलता था 5th स्टैंडर्ड तक, जैसे मिलता था कि क्वेश्चन पेपर पूरा बीच में प्रिंट होता था एंड बीच में जगह दी होती थी, उसी जगह के बीच में उतना ही आंसर आपको लिखना होता था। वैसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, वैसा आंसर शीट मिलेगा आपको। एक एक कंपोनेंट के लिए वो लोग अपने हिसाब से अलग अलग जगह दे देंगे, इतना कि इतना ये वाला कंपोनेंट आपको इतने में ही करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इतनी जगह में ही करना है, रिसर्च वाला पार्ट इतनी जगह में ही करना है, एम वाला पार्ट इतनी जगह में ही करना है। जैसे छोटे बच्चों को 5th स्टैंडर्ड तक दिया जाता है ना क्वेश्चन पेपर, उसी क्वेश्चन पेपर में ही वो लोग आंसर लिखते हैं, वैसा सा कुछ होगा कि आप लोगों को कंपोनेंट का अलग अलग स्पेस दे दिया जाएगा। नाउ इट्स योर विश कि आप किस कंपोनेंट में कितना लिखते हैं, बट स्पेस आपको उसी के अंदर मैनेज करना है। ठीक है, स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच कंपोनेंट। Candidate may use blue and black ball point pen only, and और कोई पेन, हाइलाइटर, ये सब स्केच पेन वगैरह नहीं लेके जाना। They should not mark any specific sign, symbol, अपनी शीट के ऊपर कुछ भी स्टार वार या कुछ ऐसा साइन वगैरह ये सब चीजें कुछ भी मत कर देना। कुछ बच्चे साइन कर देते हैं, अननोइंगली कर देते हैं, बट ऐसी चीजें भी नहीं करनी है। दैट ऑल्सो कम्स अंडर माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, आपको साइन वही करना है फर्स्ट पेज में, अगर आपको दिया हुआ लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तभी ऐसे कहीं पे भी आंसर शीट में नहीं करना है, कोई भी मार्क वगैरह नहीं लगाना है। देन रफ पेज के लिए आपको जगह दी जाएगी। रफ पेज उनके लिए कि जिन बच्चों का अगर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो उनके लिए जगह दी जाएगी, एंड आप उसको सिर्फ अपने रफ वर्क के लिए ही यूज करते, और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ये मत सोचना मेरा रिसर्च प्रपोजल बहुत लंबा है, मेरे जो जगह दी हुई है उसमें नहीं है तो ये रफ वर्क वाला इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ, जितना ज्यादा लंबा लिखूंगा वो लोग खुश हो जाएंगे, मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर रफ वर्क वाले कंपोनेंट में आप कुछ भी लिखोगे वो चेक नहीं किया जाएगा। सो ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। यूज दैट रफ वर्क ओनली फॉर रफ वर्क। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, सब एक साथ ही जाएंगे बाहर, पहले कोई भी नहीं जाएगा बाकियों को, वरना डर लग जाएगा अकेले। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर वंस द एग्जामिनेशन इज ओवर। ऑफ कोर्स साथ में लेके मत जाइएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, इन्विजिलेटर को दे के जाइएगा। If any candidate is found using any unfair means, कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो आपको हॉल से बाहर निकाल देंगे। बट मुझे पता है एक वार्निंग तो दे ही देंगे, बट यहाँ नहीं लिखा, बट यहाँ लिखा है कि कुछ भी नहीं करना वरना निकाल देंगे। Okay, next, admit card will be available for download from 7 to 14 January। 7 से लेकर 14 जनवरी तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम जिस दिन है उस दिन भी कर सकते हैं, बट डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। 7, 8
9 इस टाइम में ही डाउनलोड कर लीजिएगा। वेन्यू वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, और भी कई बार बहुत सी नई चीजें निकल आ जाती हैं जिस बारे में हो सकता है आप अवेयर ना हो, तो प्लीज फर्स्ट डे ही अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ जैसे कि मैंने कहा, हमें ये देखना है कि वो किस बेसिस पे आपको जज करेंगे, एंड विल ऑल्सो प्रिपेयर अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस। इसके लिए कुछ तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एंड और कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप अपने एग्जाम लिखते टाइम पे ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बट अभी नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से लाऊंगी जरूर जल्दी ही, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड विल टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स ऑफ दिस टेस्ट इन द कमिंग वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।